निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न खरीफ एवं रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अर्थात एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? एक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय। बी, कृषि उत्पाद विपणन समिति। सी, कृषि लागत और कीमत आयोग। डी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और ए को मैं बता देता हूँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेकंड है जो कृषि उत्पाद विपणन समिति, इसको बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी। जो सी है कृषि लागत और कीमत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CACP बोला जाएगा। और डी है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनुमोदित मतलब उसको अप्रूव करने का काम कौन करती है? ऑप्शन डी। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, पल्सिस ऑयल सीड सी शार्प हाइक इन MSP, मतलब पल्सिस के ऑयल सीड में जो इनके MSP को बढ़ाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी खबर है ये किसानों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन मंडे अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग, जिसमें पैडी आ गई, पल्सिस आ गई, कॉटन आ गया, 2020-21 के लिए जो मार्केटिंग सीज़न है, विपणन का जो सीज़न है उसके लिए अनुमोदित किया है। यहाँ पे रेट दिए गए हैं, कितना बढ़ा दिया गया वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरकार ने क्या बोला, द इंक्रीज इन MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स इज़ इन लाइन विद द यूनियन बजट। जो 2018-19 के यूनियन बजट में इन्होंने बोला था कि जो वो MSP को है, फिक्सिंग द MSP एट अ लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो अखिल भारतीय स्तर पे जो औसत भारित कॉस्ट थी प्रोडक्शन, उसका 1.5 करने का जो उन्होंने घोषणा की थी बजट 2018-19 में, उसी के अनुरूप इन्होंने इसको बढ़ाया है, अपने वायदे को पूरा किया है। ठीक है, किसानों के लिए अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। दूसरा है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य करते हैं। तीसरा है, राज्यसभा चुनाव में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। अब आपको बताना है कि तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा सही उत्तर बताइए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सेकंड तो हुआ करेक्ट और स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हुआ और स्टेटमेंट थर्ड भी रॉन्ग हुआ। देखो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इसमें बोला संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, ये क्षेत्रों लिख लेना, इसको क्षेत्र लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। नहीं, ये आपकी प्रथम शेड्यूल में नहीं, ये कौन से में, फोर्थ शेड्यूल की बात है, ये फोर्थ की बात है, चौथी अनुसूची में है ये प्रावधान। जो तीसरा इसमें बोला गया, राज्यसभा चुनाव में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, नहीं, इस प्रणाली को जो हमने अपनाया है वो लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव में अपनाया है। ठीक है, जबकि राज्यसभा के चुनाव में तो हमने क्या अपनाया है, आनुपातिक, जिसको बोलेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है,
इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, द हिंदू की खबर है आज की, राज्यसभा लोकसभा मीटिंग कुड बी हेल्ड ऑन अल्टरनेट डेज। एक तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है कि कंजेशन ना रहे, और बीच में ये भी आया था कि वर्चुअल पार्लियामेंट का ऑप्शन को अपनाया जाए। तो अब बहुत सारे कि किस तरह से पार्लियामेंट के सेशंस को हेल्ड किया जाए उसको लेके खबर थी, लेकिन जो मैंने एमसीक्यू बनाया वो बनाया। यहाँ से आप देख सकते हैं, राज्यसभा पोल्स ऑन जून 19, मतलब जून 19 को ये पोल्स कराने की बात करें राज्यसभा के चुनाव की। तो राज्यसभा के चुनाव की पद्धति पे मैंने आपसे इसलिए प्रश्न भी पूछा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की है? वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। बताइए कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि किस मंत्रालय ने शुरुआत की है इसकी? ए, बी, सी या डी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ये इनिशिएटिव है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स टू गेट क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल, मतलब बिना किसी कोलेट्रल के स्ट्रीट वेंडर्स को, जो क्या है, जो जिनको क्या बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर को, जो गली में ठेला लगा के जो सामान बेचते हैं उनको स्ट्रीट वेंडर्स है ये, या सड़कों पे, उनको ये इन्होंने बोला बिना किसी कोलेट्रल के उनको क्या दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन मंडे लॉन्च्ड ए माइक्रो क्रेडिट स्कीम। एक ये सूक्ष्म ऋण स्कीम के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बारे में क्या बोला है कि इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक पैकेज है एक तरह का, जो 14 मई के दिन इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई थी उसके एक पार्ट के रूप में इसको देखा जाए। उसके साथ देख सकते हैं, तब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम इज एम्ड एट बेनिफिटिंग ओवर 50 लाख से ज़्यादा वेंडर्स को क्या करेगी, ये बेनिफिट करेगी, हु हैड देयर बिजनेस ऑपरेशनल ऑन और बिफोर मार्च 24, मतलब जो 24 मार्च को या उससे पहले की तिथि के या उससे पहले की अवधि में जिनका भी ऑपरेशनल बिजनेस था, ठीक है, उनको ये टारगेट करेगी। 50 लाख लोगों को, एक अच्छी पहल है, इन लोगों को मदद देने की बात की जा रही है। द स्कीम इज़ वैलिड टिल मार्च 2022, तो मार्च 2022 तक ये वैलिड रहेगी। ठीक है, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपकी जो स्लाइड्स लगाते हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं कहूँगा कि आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी देख रहे होते हैं उसको 480 पिक्सल पे आप उसको कर लिया करें, तो आपको साफ नज़र आएगी। अब देखो इसमें क्या आएगा, द वेंडर्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर ए वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000, मतलब 10,000 रुपये तक का उनको क्या मिलेगा, इसमें लोन मिलेगा वर्किंग कैपिटल, विच इज़ रिपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन ए ईयर, जिसको साल भर के अंदर उनको 12 मंथ्स के अंदर उनको चुकता करना होगा। एक अच्छी पहल है, ठीक है, सरकार इन लोगों के लिए सोच रही है, ये अप्रिशिएबल है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, चैंपियंस पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एमएसएमईज की छोटी इकाइयों को मदद प्रदान करेगा। दूसरा, यह देश का ऐसा प्रथम पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जिसको सीपी ग्राम से जोड़ा गया है। तीसरा, यह पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से युक्त है। अब आपको बताना है कि चैंपियन पोर्टल के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ कि तीनों स्टेटमेंट ही क्या हुए सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी। तो ये एमएसएमईज की जो जितनी भी छोटी स्मॉल जो आपकी इकाई है उनको ये मदद करेगा। उसके साथ साथ ये बिल्कुल देश का ऐसा प्रथम पोर्टल है जो सीपी ग्राम से जोड़ा गया है और इसमें एआई, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सभी से ये युक्त है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय 1 जून की खबर है, चैंपियन से बनेगा एमएसएमई सेक्टर चैंपियन, मतलब इस चैंपियन स्कीम से ही क्या बनेगा, एमएसएमई सेक्टर चैंपियन बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान आपदा को अवसर में बनाने की बात यूं ही नहीं की थी, उनकी सरकार ने इस आपदा को अवसर बनाने, देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। ठीक है, ये सारी जो इसमें फैक्ट्स हैं मैंने यहीं से निकाले हैं कि चैंपियन देश का पहला ऐसा पोर्टल होगा
जिसे भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी सीपी ग्राम से जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे चैंपियंस की फुल फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या है। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसकी फुल फॉर्म है चैंपियंस की। बस आप इसको नाम याद रखना, इतना बड़ा नाम लिखने का, क्योंकि आपको कहीं भी स्कोप नहीं मिलेगा। बस ये किसके लिए है, एमएसएमईज के लिए है, ये बस ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, उनकी बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक निर्धारित करता है, अर्थात स्टैंडर्ड को फिक्स करता है। सेकंड, DCGI रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब आपको बताना है कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए का मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये भारत में ड्रग्स को उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, उनकी सेल्स पे, उनके इंपोर्ट पे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड को यही फिक्स करता है DCGI। देखो इस टाइप की बॉडी के आने के चांसेस है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, पिछले 2 सालों से यूपीएससी किसी ना किसी बॉडी के ऊपर पूछ रहा है। फिर देखो इसने लिखा है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। नहीं, ये जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है आज की, मोस्ट वॉच एंटीवायरल रेमडेसिविर क्लियर फॉर यूज़ इन सीवियर कोविड केसेस। ये फिर रेमडेसिविर की बात आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, भारत की जो टॉप ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, उसने अप्रूव कर दिया है कि वो एंटीवायरल मेडिकेशन रेमडेसिविर को सस्पेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्टेड और लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19 इन द अडल्ट एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटलाइज्ड विद द सीवियर डिजीज़। मतलब जिनको गंभीर रूप से कोविड-19 से प्रभावित है, लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुका है कि हाँ वो कोविड-19 से पीड़ित है, उनके लिए रेमडेसिविर को अप्रूव किया है। और यहीं पे आप देख सकते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस इंजेक्टेबल रेमडेसिविर ये मेडिसिन है जिसको किसने अप्रूव किया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। ठीक है, तो ये बॉडी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई थी। एक क्वेश्चन आएगा इस बार इस टाइप की बॉडी से, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने जाने वाला मतलब आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए इस तरह की जो भी बॉडी आएगी उसको हमें अच्छे से तैयार रखना है। मैं ऑलरेडी बहुत पैनी नज़र है मेरी भी इन सब पे। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे निसर्ग का संबंध निम्नलिखित किससे है। असम द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए लॉन्च किया गया एक अभियान है। बी है दक्षिणी चीन सागर में विकसित हो रहा एक चक्रवात। सी अरब सागर में विकसित हो रहे चक्रवात का नाम। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है निसर्ग के बारे में A, B, C या D सही क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये अरब सागर में विकसित हो रहा है एक चक्रवात का नाम है निसर्ग। अब देखते हैं निसर्ग क्यों चर्चा में आया। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, हाउ बिग इज़ द साइक्लोन थ्रेट ऑन वेस्ट कोस्ट। मतलब भारत के पश्चिमी तट अर्थात अरब सागर में एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है और वो कितना बिग है, कितना उससे घबराने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये साइक्लोन के रूप में डेवलप हो जाएगा तब इसका नाम क्या रखा जाएगा, निसर्ग। ये निसर्ग नाम है। ठीक है, व्हाट डज़ इट मीन। अब ये देखो क्या है कैसे है, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जो स्ट्रेंथ होगी किसी भी साइक्लोन की वो उसकी विंड स्पीड के द्वारा मेज़र की जाती है। ये ऑलरेडी जब पिछली बार अम्फान वाला मैंने क्वेश्चन बताया था वहाँ पे साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, किस कैटेगरी होते हैं, वहाँ भी मैंने बताया था कि विंड स्पीड उसका एक पैरामीटर है। ये पीटी के लिए ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। विंड स्पीड पवन गति, ठीक। उसके बाद देखो एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट निसर्ग वुड बी एसोसिएटेड विद द विंड स्पीड इन रेंज। जो इसकी जैसे ये डेवलप हो जाएगा तो इसकी विंड स्पीड होगी 95 से 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अम्फान से जो तुलना की जाए उसके मुकाबले कम है क्योंकि अम्फान कैटेगरी 5 का था और जो ये आएगा ये कैटेगरी 4 का आएगा। मतलब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में होगा। तो अब एक्सट्रीमली सीवियर
और साइक्लोनिक स्टॉर्म वो पूरी कैटेगरी मैंने एम्फान वाले क्वेश्चन में बताई हुई है, वो अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि फिर जो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात क्यों आते हैं, देखो यहाँ इन्होंने कारण बताया है। साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल साइड ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन आर मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर। इसने बोला कि जो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में, मतलब उत्तरी जो हिंद महासागर ये क्षेत्र हो गया, वहाँ पे एक तो बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, बार बार आते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। किसकी तुलना में? अरब सागर की तुलना में। और उसका कारण क्या बताया है? रिलेटिवली कोल्ड वाटर ऑफ द अरेबियन सी। ये ऑलरेडी जब मैंने अम्फान कराया था, ये भी सारा टेक्निकल एंगल मैंने वहाँ पे आपको क्लियर करा दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के यूपीएससी प्रीलिम्स में, चक्रवात कैसे बनते हैं, क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। इंडियन ओशन डायपोल, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना इसको। तो कह रहे रिलेटिवली जो कोल्ड वाटर है अरेबियन सी का, वो डिस्करेज करता है कि वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो साइक्लोन्स डेवलप ही ना हो पाए। कहाँ पे? अरब सागर क्षेत्र में, ठीक है। जबकि जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में आप जानते हो वहाँ फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है और वो स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आप बोलो कि पिछले साल क्या हुआ, वाह, काफ़ी अरब सागर में काफ़ी जो क्या बने, साइक्लोन्स बने। 5 साइक्लोन बने थे, नाम था वायु, हिक्का, कयार, महा और पवन। ये यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ मैं। तब इन्होंने बोला ये 100 साल में एक बार होने वाली घटना है, ठीक है। तो इस तरह की वो लास्ट ईयर जो रहा वो थोड़ा एक एक्सेप्शन वाला ईयर रहा, ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अब ये जो मैंने चित्र बनाया हुआ है इसको देख लीजिए, इन्होंने न्यूज़ के अंदर यहाँ पे अलग से लगा दिया मैंने। तो ये किसका है? निसर्ग का है। ये किस तरह से आगे बढ़ेगा उसका बताया गया है। तो आप देख सकते हैं 1 जून से लेके 4 जून के बीच तक का कहाँ कहाँ इसकी क्या क्या इंटेंसिटी होगी, कहाँ डिप्रेशन बनेगा, कहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा, ये सारा बता रखा है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कंडीशंस किस एरिया में कब कब रहेगी, वो सारी टाइमिंग इन्होंने ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पश्चिमी तट पे हो गया, अरब सागर की बात हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कारणों से मूडीज़ ने भारत की रेटिंग Baa2 से Baa3 की, ठीक है। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति में गिरावट। दूसरा, भारत के वित्तीय क्षेत्र में निरंतर बढ़ता तनाव। तीसरा, वर्ष 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर क्रियान्वयन। चौथा, पिछले कुछ समय से निम्न आर्थिक समृद्धि दर। और पांचवा, कोविड-19 पैंडेमिक का प्रभाव। अब आपको बताना है कि भारत की रेटिंग जो मूडीज़ ने Baa2 से Baa3 की है, उसका कारण इन पांचों में से क्या है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब 1, 2, 3, 4। पांचवा, कोविड-19 पैंडेमिक को मूडीज़ ने कंसिडर नहीं किया। और फाइनली भारत सरकार जिस चीज़ से डर रही थी, जो स्टेप्स उठाने से बच रही थी, उसके बावजूद भी इंडिया की रेटिंग गिर गई। अब ये रेटिंग क्यों गिरी, इसके प्रभाव क्या होंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, केंद्र और राज्य सरकारों की जो राजकोषीय स्थिति है वो खराब हुई है। भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है लगातार स्ट्रेस में है। 2017 के बाद से हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं वो उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ, और हमारी लो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है काफ़ी टाइम से वो, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक को इसने नहीं माना। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये, वाई मूडीज़ डाउनग्रेडेड इंडियाज़ रेटिंग, व्हाट द इम्प्लीकेशन में भी, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि उसने क्या कर दिया, Baa2 से घटा के कितनी कर दी है, Baa3, ये रेटिंग हुई है इंडिया की। चलो हो गई। अब इसने देखो यहीं पे कारण बताए हैं, जो सारे कारण हैं मैंने ऑप्शन में 4 मेन रीज़न बताए हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म का 2017 के बाद वो कमज़ोर रहा, जो स्टेटमेंट नंबर 3 था। उसके बाद रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर ए सस्टेन पीरियड, मतलब पिछले काफ़ी समय से लगातार हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कम रही। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिटोरेशन इन द फिस्कल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट्स, सेंटर और स्टेट, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबकी राजकोषीय स्थिति में थोड़ा क्या हुआ है, वहाँ पे उसकी हालत ख़राब हुई है। उसके बाद राइजिंग स्ट्रेस इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये स्टेटमेंट में ही पूछे है मैंने, इसलिए ज़्यादा पैनिक मत लेना। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आधार क्या था पूछने का, ठीक।
फिर ये देखो मैंने कोविड-19 वाला बनाया था, इसने बोला कि कोविड-19, यहाँ पे इसने बोला है कि नो, मूडीज़ ने बोला है कि नो, मूडीज़ वाज कैटेगरिकल दैट विद दिस डाउनग्रेड इज टेकिंग प्लेस इन द context of the coronavirus pandemic, it was not driven by the impact of COVID-19। मतलब जो रेटिंग घटी है उस पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है। ऑलरेडी पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हालत कुछ क्षेत्रों में ख़राब चल रही थी। अब इसका देखो प्रभाव क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर आपकी रेटिंग गिरी है, रेटिंग गिरने का मतलब है आप इंटरनेशनल मार्केट से, अब आप जैसे अगर फंड रेज करोगे तो ऑलरेडी आपकी रेटिंग कम हुई है, तो पैसा उधारी उठाने में भी आपको तकलीफ होगी, हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा। और भारत सरकार लगातार इस चीज़ से चिंताजनक स्थिति में बनी हुई थी कि उसकी रेटिंग गिर ना जाए, तो अल्टीमेटली ये रेटिंग गिर गई है। ठीक है, अब इस रेटिंग के गिरने के बहुत सारे डायमेंशंस क्या होंगे, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो तो बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन अप्लाइड होते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में और ओवरऑल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसके अन्य प्रभाव बताना और इस आर्टिकल को आप पढ़ भी लेना। आज का ही इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, मैं लिख देता हूँ इंडियन एक्सप्रेस। देखो स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग में 2-3 दिनों से एक चीज़ आ रही है, आप एक आइडिया आ रहा है, आप मुझे बताना कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, केजरीवाल साहब भी जनता से पूछते हैं, तो हमारी जनता तो आप ही, हम ही आपसे ही पूछेंगे कि क्या हम कुछ नया कर सकते हैं। और उस नया करने के उसमें मैं जैसे बता रहा हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे 9 से 10 क्वेश्चन डेली होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, एक पुराने वाला डिस्कस करते हैं, एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ। कई बार जैसे सैटरडे मंडे के दिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 12-13 हो जाते हैं उस दिन। लेकिन कई बार मुझे को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी और भी बहुत सारी न्यूज़ होती है, अब उन पे क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार, क्योंकि स्टेट सर्विसेज वाले बच्चे भी तो देख ही रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम को, तो उनके लिए क्या मैं बाद में 8, 9, 10 क्वेश्चन बनाने के बाद 3-4 स्लाइड्स लास्ट में लगा के, जैसे अब ये मैंने स्लाइड लगाई है, वाई मूडीज डाउनग्रेडेड इंडियाज़ रेटिंग एंड व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन मे बी, तो इसी तरह के अगर 2-4 न्यूज़ और है हमारे पास, जो ऐसा होना चाहिए कि यार ठीक है आपको बता देते हैं और पता भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो क्या MCQ के बाद में 3-4 स्लाइड, इसी तरह की स्लाइड जैसी अभी ये लगी हुई है, इसी तरह की स्लाइड लगा के मैं क्या आपको उस पर MCQ नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ठीक है उसमें बस सीधा ही बता दूंगा कि एक न्यूज़ ये भी थी चर्चा में, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक ये थी। तो अगर ऐसी एक दो न्यूज़ आती रहे, क्या मुझे उस तरह की स्लाइड्स लगानी चाहिए आपके लिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, आप बोलोगे तो ठीक है, लगा देंगे कल से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEE ने हाल ही में रियल टाइम विद्युत बाजार, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की शुरुआत की है। IEE एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामकीय आयोग CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तीसरा है, CERC एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना विद्युत अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत की गई। अब आपको बताना इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा, बताइए मुझे सही उत्तर क्या है इसका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ और तीसरा भी। तो हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने एक रियल टाइम विद्युत बाजार की शुरुआत की है। शुरुआत करने का कारण क्या है, इन्होंने बोला है कि जो रियल टाइम जो हमारा ये विद्युत बाजार है, ये जो 24/7 क्या करने में मदद करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की जो डिमांड और सप्लाई, इसको मैनेज करने में ये क्या करेगा, मांग और आपूर्ति को प्रबंधित करने में ये हेल्प करेगा इसको, इसलिए हमने इसको लॉन्च किया। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, अब इसको कौन रेगुलेट करेगा, वो CERC। अब फिर CERC पे भी मैंने साथ के साथ पूछ लिया, ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 के तहत की गई। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्यों बनाया गया इस प्रश्न को, 1 जून की खबर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लॉन्च्ड इट्स रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये CERC ये इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। काम क्या है RTM का, वो मैंने बता दिया, 24/7 पावर की डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसको हम इसको लेके आए हैं। और ये जो मैंने IEE बताया था, IEE
ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसको कब इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है 2 जून का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उनके कारण हैं। पहला इताई रोग, कारण में बताया गया एस्बेस्टस। दूसरा है योकाइची अस्थमा, इसका कारण बताया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका कारण बताया सल्फर संदूषित जल, अर्थात सल्फर से कंटेमिनेटेड वाटर है, नाइट्रस ऑक्साइड और एस्बेस्टस। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी इनमें से सही सुमेलित कौन है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओगे। आगे चलते हैं। ये देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, स्कॉर्पियन फिश जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही, इन्हें हाल ही में गंगा नदी में देखा गया? नहीं देखा गया। इन कहाँ देखा गया था? आप सभी जानते हैं। आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया कहाँ पे। गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ मन्नार में देखा गया। गल्फ़ ऑफ मन्नार को आप जानते ही होंगे। ये अगर मैं मैप बनाता हूँ दक्षिण भारत का, ये अगर इधर कौन हो गया, श्रीलंका हो गया। तो आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये इस वाले साइड को क्या बोलते हैं और ये इस वाले साइड को जो यहाँ पे है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एक साइड को बोलते हैं, मैं बता देता हूँ, पाक स्ट्रेट, और एक को बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार। तो आप मुझे बताना कि गल्फ़ ऑफ मन्नार ये श्रीलंका के इधर नॉर्थ ईस्ट में होगा या साउथ वेस्ट में। ये आप लोकेशन मेरे को बताना। मैं देखो सारी एक्सरसाइज कराऊंगा आपसे हर तरह की। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम यूपीएससी में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, आप सभी बच्चों ने सही जवाब दिया कि इनको गल्फ़ ऑफ मन्नार में देखा गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हो गया था गलत। सेकंड था ये मछली अपने परिवेशी पर्यावरण में समायोजित होने के लिए रंग बदलने की क्षमता रखती है, भी बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए द हिंदू की खबर थी कल की, रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ़ ऑफ मन्नार में पाई गई। ठीक है, और ये पहली बार इनको जीवित पाया गया किन में, भारतीय वाटर में, इंडियन वाटर में। ये बात है। अगर देखो यहाँ पे अगर बात की गई इंडियन वाटर, ठीक है, तो इस इंडियन वाटर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंडियन वाटर क्यों बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब आप मुझे बताना, अगर आपने उन क्लॉज पढ़ी होगी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, वहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो भारतीय जल क्षेत्र किसको बोला जाएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिसर्चर्स एट द सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI हैव फाउंड ए रेयर स्पीसीज फ्रॉम सेथकुराई कोस्ट इन द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पहली बार पाई गई और ये पहली बार हुआ है। देखो ये वेल नोन फॉर इस स्टिंजिंग वेनमस स्पाइंस, किसके लिए, वेनमस स्पाइन के लिए, विषैले स्पाइन के लिए जानी जाती है। और इसकी जो एबिलिटी है किससे, कि चेंज इट्स कलर वॉज फाउंड ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेटरी सर्वे ऑफ द सी ग्रास इकोसिस्टम। मतलब ये उस क्षेत्र में जो समुद्री घास पारी तंत्र को क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे रिसर्चर्स, वहाँ पे उस अध्ययन के दौरान इनको पाया गया। और की जो खास खूबी थी कि ये क्या अपने परिवेश के अनुसार अपना रंग ये बदल सकती है। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई थी हमारी इस पे। आप सबने सही जवाब दिया, इसी तरह से पढ़ते रहिए। ओके, निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।